इसलिए बोला मैंने क्योंकि अब तक आपके प्रोग्राम में सब भारी भरकम लोग आपने देखे हैं, भारी भरकम लोगों के अनुभव सुने हैं। ठीक है, अब कहानी शुरू हो गई है यंगस्टर्स की, और बहुत सारे यंगस्टर्स भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे। बच्चे जो तंत्र लेवल में पहुंच गए, जो तंत्र साधना में पहुंच गए, यानी कि हमको पछाड़ के आगे निकल गए सारे लोग, उन सबके अनुभव भी आपके बीच में आएंगे। तो चलो, सबसे पहले आप सभी को म्यूट करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा की तरह जब भी ये कार्यक्रम शुरू करते हैं चर्चा दरबार की, तो हम जहां भी है, जैसे भी हैं, उठकर बैठें और माँ बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनको बुलाएं। उनको सभी मिलकर निमंत्रण दें कि आप इस कार्यक्रम में रहें और हम सभी को सद्बुद्धि दें, और जीवन में ऐसी सुख शांति हो, आनंद आता चले जाए, जैसे हम सभी एक साथ मिलकर प्यार और सौहार्द के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और कभी गलत दिशा में जाएं तो माँ बाबा हमारी बुद्धि ठिकाने पर लाएं, ऐसा बोल के सब लोग माँ बाबा को निमंत्रण दें। उसके बाद आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एंड आज हमारे सेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, एक यंगस्टर है, कम एज में है, और कहते हैं कि आध्यात्म, एक जो हम पुरानी परिभाषा सुनते थे कि इतने से इतने तक ये आश्रम, उतने से इतने तक वो आश्रम, और इतने के बाद फलाना आश्रम। लेकिन वो सारे जो रीति रिवाज थे, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि समाज की ये बंदिशें हैं। एक सामाजिक जो सोच हुआ करती थी कि एक इस उम्र के बाद हमें जो है वो कहाँ जाना है, वानप्रस्थ आश्रम में जाना है या आध्यात्मिकता की तरफ जानी है। लेकिन ये सारे जितने भी पुराने जो हम कहते हैं रूढ़िवादिता को तोड़कर करौली शंकर महादेव के दरबार ने यह साबित किया है कि एक 7 साल का बच्चा भी इस दरबार से जुड़कर मंत्र दीक्षा लेता है, और मंत्र दीक्षा लेके वो अपने तंत्र लेवल में आगे बढ़ सकता है, और बढ़ के वो उन ऋषि मुनियों से भी आगे निकल सकता है जो हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं। क्योंकि हमसे भी बड़े भाग्य हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, और पूर्ण गुरु के साथ पूर्ण माँ भी मिली हैं, और उनके साथ साथ हमारे परम पूजनीय गुरुदेव करौली शंकर महादेव, जो कि दरबार में हम सभी की दिन रात सेवा करते हैं। जी हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेवा। और उनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से वो सभी की सेवा करते हैं, हम सभी को मिलकर भी उससे ज्यादा सेवा करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें करौली शंकर महादेव के दरबार की जानकारी उन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उन सभी के जीवन में भी जो कष्ट है, उन कष्टों का पूरी तरह से संपूर्ण नाश हो, समूल नाश हो। मंगलवार का जो लाइव गुरुदेव आते हैं और हमारे बीच में आके संकल्प कराते हैं, और उस संकल्प से हमारे बहुत सारे कष्ट करते हैं। तो नए व्यक्ति को जितने ज्यादा आप जोड़ेंगे, आपको भी माँ बाबा की उतनी ही कृपा मिलेगी। तो इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, एक स्टूडेंट है, अभी भी मतलब स्टडी कर रही हैं, लेकिन स्टडी करते करते अचानक जीवन में उनके क्या हुआ, जो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गई। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे स्टूडेंट या छोटे बच्चे भी आपके सामने आए थे। मनीष भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने देखे होंगे। तो वो छोटी छोटी एज में ही मतलब तंत्र साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, और अद्भुत उन लोगों को अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक यंगस्टर मौजूद है। स्पेशली मैं ये सेशन है, इसका नाम जो मैं दे रहा हूँ वो स्टूडेंट स्पेशल दे रहा हूँ। जितने स्टूडेंट हैं, आपको इस पूरे सेशन को 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, पूरा सेशन देखना है, 1 मिनट भी इसमें से मिस नहीं करना है, अगर आप स्टूडेंट है कम से कम। क्योंकि स्पेशली स्टूडेंट्स को आज इस सेशन से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उनके जीवन में बहुत सारी जो कठिनाई है, उससे वो कैसे निकल सकते हैं, वो सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो उस एज में होते हैं जिस एज में उनके अंदर कोई ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन इस कम एज के अंदर हमारे बीच में बहन शिप्रा है, तो राधा शिप्रा को हम आपके बीच में इन्वाइट करते हैं। और आप हरिहर सबको, मेरा नाम राधा शिप्रा है। मैं दरबार से जुड़ी थी अपनी मम्मी के साथ में ही 2020 में। और उस टाइम मैं लॉ कर रही थी, लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं। लॉ कर रही थी, थर्ड ईयर में लॉकडाउन में ही आए थे। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके दरबार की वीडियोस देखने स्टार्ट किए हमने। फिर मैं और मम्मी पहले जनवरी तो 2021 में गए थे दरबार। फिर हमने प्रक्रिया पूरी करी धीरे धीरे करके। फिर 2022 में जिस टाइम मेरा फाइनल ईयर था, उस टाइम ये हुआ था कि मुझे स्टडीज अब्रॉड के लिए बाहर जाना था। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था जिनमें मेरा एडमिशन भी हो गया था। सब कुछ हो गया था, बट फाइनेंसिंग में दिक्कत आ रही थी। तो मैं जुलाई में मैं गई थी दरबार, तो उस टाइम पे मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। उसके बाद में साथ में हमने आरोग्य हवन भी कर लिया, सारी प्रक्रिया भी हमारी पूरी हो गई थी। फिर हमारा जो है उसके कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरा फाइनेंसिंग नहीं हो सकता, तो मैं नहीं जा पाई थी उस साल। फिर मैं गुरुजी से मिली थी, उनको
बताया था कि ऐसे-ऐसे है, उनको पता ही था सब, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस आगे के दिशा-निर्देश उनसे पूछे थे कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, बहुत हताश थी। बहुत मतलब 3-4 महीने लगातार, फिर मतलब 2-3 महीने तो मैं घर से दूर रह के कि फाइनेंसिंग का देखना है, ये करना है, वो करना है, सब करके सारे जुगाड़ लगा लिए, सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बाबा के पास जाके रो-रो के बोली कि मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मुझे गुरुजी ने दिशा बताई कि बेटा यहाँ रहोगे, यहाँ रह के कर लो। तो फिर मैं दिल्ली रही थी, गवर्नमेंट सर्विसेज़ की तैयारी कर रही थी। 1 साल मैं दिल्ली रही। जिस दिन मैं दिल्ली पहुँची उसी दिन से हर कदम पे आप ये समझ लीजिए कठिनाई आई थी। ऐसा था कि पापा चाहते नहीं थे कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन मैं अपनी ज़िद करके कि नहीं अब तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मैं कैसे करूँगी? दिल्ली में हैं मेरे जानने वाले, कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो इमीडिएटली वही आ सकते हैं। तो मैं दिल्ली रह के तैयारी कर रही थी। कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं पढ़ रही थी, सब हो रहा था, कोचिंग भी चल रही थी मेरी। मैं जॉब्स के लिए भी अप्लाई करती थी, कुछ नहीं होता था। मैंने मास्टर्स के लिए दिल्ली में भी अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मेरे दशांश की तरफ मैं बढ़ती गई, तो थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती गई। उसके बाद में फिर अभी जुलाई के समय में मैं तंत्र दीक्षा के लिए गई थी, गुरु पूर्णिमा पे। तो तंत्र दीक्षा में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे जस्ट पहले ही मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था, उसमें मेरा नहीं हुआ। मैं तब भी बड़ी हताश हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ? 1 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर ना मैं घर जा रही हूँ, ना मैं कहीं कुछ नहीं, मेरे मतलब शौक तो मेरे पहले भी नहीं थे कोई, और तैयारी करनी थी तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जाती थी, और फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगा था मुझे भी। फिर मैं गई तंत्र दीक्षा के लिए, ये सोच के कि अब जो होगा, अभी तक हमने अपने हिसाब से कर लिया, अब जो होगा अब सब बाबा माँ के ऊपर ही है। गए तंत्र दीक्षा में, हमारा चयन हुआ बाबा माँ की कृपा से। उसके बाद में चयन होने के बाद में मैंने जब से अपने जाप शुरू किए तो बहुत तेज़ी से मेरे कर्म भोग कटे। कई ऐसे लोग, कई ऐसे दोस्त, कई ऐसे रिश्तेदार जो थे, सब मेरे से हटते चले गए। उसके बाद फिर उसी जाने से जस्ट पहले ही मैंने मास्टर्स के लिए सीयूईटी का पेपर दिया था, जिसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, अब मुझे ये लग रहा था कि हे भगवान, मेरा इसमें भी नहीं हुआ। ये तो मेरा मतलब मेरी आखिरी उम्मीद थी मास्टर्स के लिए, क्योंकि अब नहीं हुआ तो फिर अगले साल से अब मुझे सीधा जॉब ही ढूँढनी पड़ेगी, क्योंकि अब मास्टर्स भी नहीं कर सकते, कब तक मैं ऐसे रहूँगी? तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर जुलाई अगस्त हाँ, मिड अगस्त से रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए। तो पहले मेरा लखनऊ के 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, इधर हुआ, लेकिन मेरा उधर जाने का मन नहीं था। फिर क्या कहते हैं, फिर मेरा ये डिसाइड हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैं जम्मू चली जाऊँगी, कि अब जम्मू जाके रहेंगे, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी का फॉरेन स्टडीज़ का भी प्रोग्राम था। तो मेरा ये प्लान था कि 2 साल की मास्टर्स है, 1 साल फॉरेन स्टडीज़ में चले जाएँगे, मुझे सिर्फ़ 1 ही साल यहाँ रहना पड़ेगा, इट्स अ गुड थिंग। वहाँ नहीं हुआ, एक दिन रात को 12:30 बजे मुझे मेल आया कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन लिस्ट निकाली है, उसमें मेरा नाम आ गया। जबकि ऑफ़िशियल जितनी भी ये लिस्ट होते हैं, एडमिशन लिस्ट वग़ैरह, ये सब 5 या 6 बजे तक आ जाते हैं। मुझे रात को 12:30 बजे अगस्त एंड में आई गेस 29 या 30th अगस्त को मुझे पता चला, और कोई की बात है कि मैं उस टाइम पढ़ के थी। मैं जो अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की डेली पढ़ाई करती थी, उससे मैं बस ब्रेक लेके उठी थी, और मैंने मेल चेक किया और मैंने देखा कि मेरा आ गया, नंबर आ गया अप्रूव्ड। एंड मुझे पूरे अगस्त में एंड इवन पूरे साल दिल्ली में जब तक मैं रही थी, हर 2-3 दिन पे मुझे इस बात को लेके डाँट पड़ती थी कि तुम वहाँ कर क्या रही हो? तुम पढ़ाई नहीं करती हो? तुम सारे टाइम पढ़ती रहती हो, फिर भी हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? तुम जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते हो? और मैं उन्हें बताते-बताते थक जाती थी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसको बताती थी। मैं बिल्कुल। बताते-बताते थक जाती थी कि भई मैं कर रही हूँ मेहनत, नहीं हो रहा मुझसे, मैं क्या करूँ? तो अब
जैसे ही आया मैंने सबसे पहले घर पे बताया कि देखो मेरा हो गया है।